Hello everyone. So now we will discuss history question, राइट. तो आपको मैं हमेशा एक चीज़ बताता था कि आप हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन अगर आप करंट के साथ पढ़ोगे ना तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू वाइजली आंसर द क्वेश्चन, है ना. जैसा मोदी जी अगर कहीं जा रहे हैं, जैसा हम यहाँ पे सवाल आए हैं, ठीक है, हैदराबाद को गए स्टैचू ऑफ यूनिटी का इंट्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे सवाल पूछा गया. तो मन की बात मैं हमेशा बताता कि मन की बात पूरी नहीं सुनना है, लेकिन उसका जिस्ट क्या है, उसमें से क्या क्या बातें मोदी साहब ने बताई है. ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, राइट. सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. तो वहाँ से सवाल पूछे गए हैं. तो हिस्ट्री करंट रिलेटेड बहुत पूछा गया है. तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से सिर्फ स्टैटिक सवाल आते हैं, नहीं, हिस्ट्री करंट के साथ मिल के पूछी जाती है. सो अगर करंट पढ़ा है अच्छे से तो आप हिस्ट्री भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी सारे, है ना, पॉलिटी के भी. सो विल डिस्कस वन बाय वन. देखो हिस्ट्री के सवाल पिछले बार मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कम आए थे, इस बार 2-3 सवाल ज़्यादा है. और मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल एज़ कम्पेयर टू एंशेंट और मिडेवल थोड़े इजी है और डायरेक्ट है. हिस्ट्री के अराउंड 16 क्वेश्चंस आए, उसमें से 5 क्वेश्चंस ऐसे कि आप छोड़ भी देते ना तो ठीक होता, क्योंकि द लेवल ऑफ टफनेस इज़ बिट हाई. सो आप छोड़ भी देते तो अच्छा होता, अराउंड 5 सवाल. लेकिन बाकी जो सवाल है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे सवाल आपके रीच में थे. अगर आपने रिवाइज़ किया है अच्छे से, बार बार रिवाइज़ किया है तो आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है. तो इट इज़ इन योर हैंड ओनली, ठीक है. तो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 51. वी हैव सेट ए, राइट. सो फ्रॉम 51 विल डिस्कस इट. देखिए यूपीएससी है ना, हमेशा एस्पिरेंट के साथ कुछ कुछ गेम्स खेलती है ना. तो इसमें से कुछ कुछ सवाल आपको ऐसे दिखेंगे कि आप भी बोलोगे कि भाई ये सवाल कहाँ से आए, ये तो ऑप्शनल का बच्चा भी नहीं सॉल्व कर सकता, तो हम क्या करेंगे. तो एक हिस्ट्री में सवाल आया है, अर्थशास्त्र पे पूछा गया सवाल है, तो आप सोचेंगे कि भाई पॉलिटिकल साइंस थोड़ी ऑप्शनल है हमारा, ये तो जीएस का पेपर है, इतना डिफिकल्ट सवाल. वैसे हिस्ट्री में 1-2 सवाल है, आप बोलोगे भाई ये कहाँ पढ़ा है, तो ऑप्शनल के बच्चों के रिच में है वो, ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. देखो यहाँ पे 1919 जब भी हम बात करते हैं ना 1919 मैंने हमेशा बताया कि जब भी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 की हो तब अरविंद केजरीवाल साहब को याद कर लेना. अरविंद केजरीवाल साहब हमेशा क्या बोलते हैं कि भाई मुझे पुलिस दो, है ना. तो वही है. तो एंट्री जैसा 3 सब्जेक्ट्स है. फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड वन इज पुलिस एंड थर्ड वन इज लॉ एंड ऑर्डर. ये किसके हाथ में है भैया, यह सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में. मतलब दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी, उसके 3 सब्जेक्ट जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में भी सेम आपको दिखाई पड़ेगा. द क्वेश्चन इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वे आर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. कुछ सब्जेक्ट रिजर्व बनाए गए थे, कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर बनाए गए थे. मैंने क्लास में पर्टिकुलरली लिखा के दिया हुआ है कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ठीक है ना. तो रिवाइज अगर की होगी तो याद आएगा, क्योंकि क्या होता है ना, सिली मिस्टेक तब होती है जब आप रिवाइज नहीं करते हो. सिली मिस्टेक तभी परफॉर्म होती है आपसे जब आपका रिवाइज नहीं हुआ है, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेर ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से. अगर आपको पता भी नहीं होगा ज़्यादा तो आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगा सकते हो. कॉमन सेंस क्या लगा सकते हो, अभी सोचो ब्रिटिशर्स है, आपको लगता है ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट मतलब इंडियन लोगों के हाथ में पुलिस दे देगी, कभी नहीं देगी. यार पुलिस के भरोसे तो हमारे ऊपर इतने साल राज किया उन्होंने, पुलिस कभी दे देगी हाथ में हमारे, नहीं देगी. तो ऑप्शन 4 अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो सोचो, ऑप्शन 4 अगर आप रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, तो पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देगी, ठीक है. पुलिस बिल्कुल भी नहीं देगी मतलब 4 तो रहेगा, जिसमें 4 नहीं है वो कट कर डालो, ठीक है. सो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस. भाई जस्टिस सिस्टम आपके हाथ में देखे क्या करेगी, कभी नहीं देंगे. यूरोपियन लोगों को तो ट्रायल करने नहीं देते, तो सच में आपके हाथ में जस्टिस सिस्टम दे देंगे, नहीं देंगे, ठीक है. तो 1 भी कैंसिल हो गया. तो देखो 1 किस में नहीं है, ठीक है. तो 1 तो बचा कौन सा, 1, 2 एंड 4. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे सकते. लैंड रेवेन्यू से तो उनका रेवेन्यू आ रहा है, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे तो बैठी है. ब्रिटिश राज
इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया से पैसा मिलता था इसलिए तो इंडिया में थे, है ना। तो इकोनॉमी भी हाथ में नहीं देंगे। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे सकते हैं कि भाई जाओ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आप पॉलिटिक्स खेलते रहो। सो आंसर इज सी 1, 3 and 4। सी इज द आंसर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस इज इन द रिजर्व लिस्ट। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में थे। ओके, देन सेकंड सब 52, इन medieval इंडिया द टर्म फानम referred to the term फानम refer to। भाई फानम जब बोलते हैं ना, तो मैंने बोला कि मेडाइवल इंडिया से जब जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो कोई डायनेस्टी का रूलर होगा, उस डायनेस्टी के रूलर्स ने किए हुए रिफॉर्म्स पे सवाल पूछे जाएंगे, या फिर अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है उस पे ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो ए वेरी काइंड ऑफ, इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो ये आंसर कर सकते हो, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉइन्स। तो फानम रेफर्ड टू द कॉइन्स, कॉइन्स के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53, आंसर इज बी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। देखो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर सवाल पूछा गया है। डिफिकल्ट तब होता है ना कि देखो यहाँ पे नाम बनेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, राज बिहारी बोस। ठीक है ना, राज बिहारी बोस। तो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द अबव वॉज वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विथ। आप मेंबर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से और आप डॉर्मेंट हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तो आप उसे एक्टिव नहीं बोला जाएगा, है ना। तो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड कौन कौन थे, एक्टिवली इन्वॉल्व कौन कौन थे, उसके बारे में पूछा है रिगार्डिंग गदर पार्टी। ठीक है, अब गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी हमें पता है, 1 नवंबर 1930 सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुई थी। ठीक है, तो लीडर के बारे में मैंने क्लासरूम में पर्टिकुलरली लिखा के दिया है, हर मूवमेंट के बारे में, जो भी बड़ी बड़ी मूवमेंट हुए, लीडर गदर मूवमेंट, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है, सारी चीज़ें उसमें, लीडर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, रीजंस क्या क्या थे, कहाँ हुई थी। ठीक है, लीडर्स कोई भी मूवमेंट के बारे में यही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाई, वेयर, हुम। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है। सो गदर पार्टी, राज बिहारी बोस वॉज अ सिंगल ओनली लीडर हु वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन गदर पार्टी। ठीक है, जोगेश चंद्र चैटर्जी वॉज एसोसिएटेड विद एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1990 में हुई थी। ठीक है, ऊपर से जब महात्मा गांधी जी ने आफ्टर द वायलेंस जब मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो उन्होंने एक और मूवमेंट से, एक और ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने खुद को एसोसिएट कर लिया, उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो उसके बाद उन्होंने अनुशीलन समिति, इस ऑर्गेनाइजेशन से भी वो एसोसिएटेड रहे। तो आंसर इज डी, 3 ओनली। ओके, एक्टिव मेंबर वाज ओनली राज बिहारी बोस। सो आंसर इज 3 ओनली, दैट इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दैट इज 54, with reference to the proposal of Cripps, with reference to the proposal of Cripps mission, consider the following statement. Now the constituent assembly, first statement is the constituent assembly would have members nominated। देखो कुछ कुछ वर्ड्स है ना वो पढ़ने पड़ते हैं, है ना, ध्यान से पढ़ा करो कि वर्ड्स क्या मेंशन किए हुए। एक बार थोड़ा बड़ा करता हूँ उसे, ध्यान से पढ़ा करो कि मेंशन क्या किया है। ठीक है, विथ अरे यार सॉरी, ओके, सो विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड, बोला है यहाँ पे नॉमिनेटेड। अरे भाई सोचो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है और मेंबर्स नॉमिनेटेड बोला है। कंफ्यूज तो आप तब हो सकते थे कि भाई उन्होंने बोला होता सम मेंबर्स और नॉमिनेटेड और सम मेंबर्स रहेंगे इलेक्टेड, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है नॉमिनेटेड, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है तो नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ से आएंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ये हो गया गलत, ए भी हो गया गलत, सॉरी ए भी हो गया गलत। ठीक है,
तो देखते हैं अभी सी इज करेक्ट और नॉट. सो देन सेकंड, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव टू राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विथ ब्रिटेन. ठीक है, रिगार्डिंग द फ्यूचर स्टेटस. देखो क्रिप्स मिशन के बारे में एक बात हमेशा बोली जाती है कि क्रिप्स मिशन है ना, उसने एक नींव रख दी थी सेपरेट पाकिस्तान की. क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में उसके वजह से बहुत सारे क्लॉज थे, ऐसे ऐसे चीज़ें डाली हुई थी कि एक सेपरेट पाकिस्तान की नींव उन्होंने डाल दी थी वहाँ पे. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आंसर इज बी. आंसर इज बी. क्या आंसर है? बी. दैट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो 54 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55th क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री. देखो हमेशा है ना, हमें चॉइसेस करनी पड़ती है. कुछ डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ती है. कुछ सवाल जो होते हैं ना, एक तो छोड़ने में फ़ायदा होता है. अगर उसमें से कुछ पता है आपको तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आंसर. अदरवाइज इट्स बेटर टू लिव ना. अगर नेगेटिव में नहीं जाना है, 0 मार्क इज गुड, बेटर दैन नेगेटिव, राइट. सो विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट. देखो यहाँ पे है ना सारे टेक्स्ट. देखो इतना डिटेल में जाके है ना, आजकल यूपीएससी सवाल पूछ रहे हैं ना जैन. देखो जैनिज्म के बारे में भी इतना डिटेल में जाके पूछे. इससे पहले क्या होता था, बुद्धिज्म के बारे में यूपीएससी ने इतना कुदरा है ना ज़मीन, इतना अंदर जा जाके सवाल पूछे कि भाई बुद्धिज्म खत्म हो गया, अभी देखो जैनिज्म पे सवाल पूछना शुरू कर दिया. और ऊपर से नहीं, हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्शनल थोड़ी ना हिस्ट्री हमारा, तो हम ऊपर से पढ़ते हैं. लेकिन हिस्ट्री अभी अंदर जा जाके इट इज चेकिंग योर नॉलेज, राइट, कि आपको कितना नॉलेज है, आपको कितनी डेप्थ है नॉलेज. ठीक है, वो यूपीएससी चेक कर रही है. तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेटमेंट लिखा है अवधा शातक, ये जो टेक्स्ट है ना, दिस टेक्स्ट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट. अगर ये भी पता होता कि भाई अवधा शातक के नाम का सुना है, इससे पहले आपने सुना होगा जब वेन यू आर रीडिंग बुद्धिज्म में वर्ड आता है हमेशा कि अवधा शातक इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. अगर आप ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट कर पाते हो ना, तो ऑप्शन 3 अगर आप एलिमिनेट करते तो यू विल डायरेक्टली कम टू आंसर बी. तो इसका आंसर भी बी है. ठीक है, लेकिन अगर आपको बाकी बारे में बताओ तो इट इज ऑल्सो नेता पात्रम, इट इज ऑल्सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट था. ठीक है, रेस्ट ऑफ द 2 आर जैन टेक्स्ट. ये जैन टेक्स्ट है और ये भी जैन टेक्स्ट है. बट यहाँ पे क्या पूछा हमें कि जैन टेक्स्ट कौन कौन से है. ठीक है, तो जैन टेक्स्ट 2 and 4 ओनली. दिस इज 2, 4 एंड दिस इज 2. सो 2 and 4, दैट बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट. विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ठीक है, देखो फिर से यूपीएससी भाई वही कर रही है. पहले क्या करती थी यूपीएससी पहले करती थी, एक सवाल पूछती थी एक लीडर पे. अभी क्या कर रही है ना, अभी मैच द पेयर. बताओ, आपको तीनों भी पता हो ना. एलिमिनेशन की कितने आंसर मिलेंगे आपको, 1 2 4 3 मिलेंगे, लेकिन बाकी को आपको नॉलेज होना ही होना. अभी वो सुपरफिशियस पढ़ के जाना या कुछ तो भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया 10 पेज की किसी की, है ना. अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो शॉर्ट नोट्स विल बी यूजफुल टू यू, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. यूपीएससी अभी सुपरफिशियल नॉलेज नहीं पूछ रही है, इन डेप्थ आपसे मांग रही है कि नहीं आपको पता होना ही होना. ठीक है, तो सवाल देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. फर्स्ट वन, हिस्टोरिकल पर्सन दिए एक साइड में, दूसरे साइड में नोन एज. ठीक है, आर्यदेवा. अगर एज फार एज आर्यदेवा इज कंसर्न, आर्यदेवा है ना, आर्यदेवा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. आर्यदेवा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. आर्यदेवा है ना बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बट ही डिबेटेड विद द जैन स्कॉलर. हम कभी कभी पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने लिखा तो क्या आर्यदेवा के सामने जैन स्कॉलर लिखा है, तो कंफ्यूज भी हो सकते. ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर बट ही वॉज डिबेटिंग, ठीक है, विथ जैन स्कॉलर. डिबेट किया करते थे जैन स्कॉलर के साथ में, है ना. तो कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि जैन वहाँ पे मेंशन क्यों है, याद जैन ही आएगा क्योंकि जैन के ऊपर सवाल पूछा गया होगा. ठीक है, तो जैन 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 दिमाग में चल रहा है, तो ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. तो फर्स्ट पेयर इज रॉन्ग. ठीक है, फर्स्ट हाउ मेनी पेयर्स बोला है, तो फर्स्ट पेयर तो रॉन्ग हो गई. देन सेकंड वन इज दिगनागा. दिगनागा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. यस, दिगनागा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, दिस इज ट्रू. देन नाथमुनि. नाथमुनि वॉज अ तमिल पोएट एक्चुअली. ठीक है, ही वॉज अ वैष्णव स्कॉलर. वैष्णव स्कॉलर थे, तमिल थे. तो 2 पेयर, एक पेयर गलत हो गई, 1 आर्य वाली, 2 पेयर सही है, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. आंसर सी इज द राइट आंसर. ओके,
सी आंसर करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन नंबर 57। क्या सवाल है देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नहीं, इल्तमश के टाइम पे हुआ था। टाइम पीरियड, यू मस्ट रिमेंबर द टाइम पीरियड। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नहीं, इल्तमश के वक्त हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो ए गया, बी नहीं तो डी में से आंसर कोई होगा, ठीक है। देन सेकंड क्या है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉर्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइड्स इन द सिटी। दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर आपको पता भी नहीं होगा ना तो आप तो थर्ड सेंटेंस पढ़ो। थर्ड स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोररी लॉस्ट है, देखो, पोर्शंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। भाई मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा करता था, सन के राजा, पता है ना, कॉइन उसने तो इंट्रोड्यूस किया थे सबसे पहले, तो सब बोलते थे कि पागल राजा है कि नहीं, इतना सन की था वो, तो घर में घुस के मारने वाला बंदा था। तो थर्ड लॉस्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58 पे आया, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वेर नोन एज कुलादरान। देखो भाई यूपीएससी है ना, ये सवाल पूछ लिया। मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था कि ऐसे 5 सवाल है कम से कम जिन्हें आप हमेशा स्किप कर सकते हो यूपीएससी में, सॉरी हिस्ट्री में। 5 सवाल ऐसे है कि इट्स बेटर नॉट टू आंसर। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसके आंसर नहीं देना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये उस कैटेगरी में सवाल आता है। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल, पता नहीं होगा ना तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखो क्या सवाल है, यूपीएससी ने इस बार टॉपिक कैसे बनाई हमें, देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वे आर नोन एज द कुला दरान। देखो कुला जो चीज़ है ना, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, देखो मस्त कलंदर वगैरह गाना सुना होगा तो आंसर कलंदर मत कर देना, पर्शियन कैलीग्राफिक्स, ठीक है, और लास्ट में दिया सैयद। तो सैयद जो लोग थे ना, एक टोपी पहनते थे अलग किस्म की, उस टोपी को कहा जाता था कुल्हांदरान, ठीक है। जो कैप पहनते थे, पॉइंटेड कैप पहनते थे, एक खास किस्म की टोपी पहनते थे, उस टोपी को कहा जाता था कुल्हांदरान। तो देखो यूपीएससी ने इस बार इस सवाल में आपको भी टोपी पहना दी कि भाई लोग टोपी कैसे पहन रहे, कौन पहन रहा है, उसके ऊपर भी सवाल यूपीएससी पूछ रही है। तो आंसर इज डी, दैट इज सैयद। ओके, देन विल नेक्स्ट सवाल, we'll move to question number 59. With reference to the Indian history, consider the following statement. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast of land granted to them by the Gajapati ruler. Gajapati ruler भाई एक सेकंड, whenever देखो रूलर्स कौन कौन है ना, ये कम से कम आपको पता होना। मेडिवल टाइम्स में देखो मॉडर्न सेग्रीगेशन नहीं है ऐसा कुछ हिस्ट्री का कि यहाँ से एंशिएंट शुरू होती है, वैसे में हमने अपने लिए किया है वो, ठीक है, कि ताकि हमें आसान जाए, हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते लोगों को, है ना। तो ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है। तो डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजापति रूलर्स। ओके, गजापति रूलर्स 1541 में डिक्लाइन होना शुरू हुए थे, और डच कब आए इंडिया में, अराउंड 1602। तो स्टेटमेंट कुछ सेंस करता है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो यू कैन डायरेक्टली कम टू आंसर, दैट इज आंसर नंबर, सॉरी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3। बट बाकी बारे में पढ़ते। ओके, सेकंड क्या है, अल्फांसो द अल्बरिक कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर डायनेस्टी। दिस इज वेरी इजी स्टेटमेंट, लेकिन यूपीएससी भी आपसे शुरू है ना भाई, यूपीएससी भी वो चालू है, ठीक है। ऑप्शन 2 भी पता होगा तो सारे इसमें, ऑप्शन सी छोड़ के सारे इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है, तो आप एलिमिनेशन पे आंसर पे आ ही नहीं सकते। देन रीड स्टेटमेंट नंबर 3। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हाँ, यस, मद्रास में उन्होंने
इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री, ठीक है, मद्रास में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे विजयनगर एम्पायर के उन्हें कहा जाता था नायका। क्या कहा जाता था? नायका। सोचो यूपीएससी इतना डिटेल में पूछ रहे, आपको कितना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसको कितने बारकाई से पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो ऊपर ऊपर से नहीं चलने वाला। इन ऑर्डर टू क्रैक द यूपीएससी यू नीड टू बी हैव द डेप्थ नॉलेज, ठीक है, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज बी, 2 and 3 इज द आंसर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 59 का। द नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्या पूछा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और उसमें पूछा गया है करेक्ट क्या है। ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बच्चे छुड़ा सकते हैं। ऐसे सवाल अगर आप अटेम्प्ट भी नहीं करो ना तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपको नहीं पता ना तो किसी को पता नहीं होगा। जैसा हिस्ट्री के 2-4 सवाल ऐसे कि सिर्फ हिस्ट्री के ऑप्शनल के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे सवाल पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पता होगा अगर उन्होंने भी अच्छा पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। हाँ, लिखा गया है, ठीक है। तो उनकी एक अर्थशास्त्र की बुक में लिखा गया है कि पर्सन कुड बी अ स्लेव, जुडिशियल पनिशमेंट के अंतर्गत वो स्लेव हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट इफ अ फीमेल स्लेव बॉर्न हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग आफ्टर द थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इफ अ सन बॉर्न टू ए फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। देखो इसका आंसर है ना 1, 2 and 3 तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर 2 and 3 भी हो सकता है। क्यों 2 and 3 हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो द पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, ये तो है ही, ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि अगर मास्टर से अगर कोई बच्चा होता है तो मास्टर के साथ साथ वो औरत जो है स्लेव वो भी फ्री हो सकती है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन 3 हम दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 and 3 करेक्ट, ठीक है। तो देख लेना ऑप्शन 2 भी हो सकता है, ऑप्शन 3 भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, तो बट ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट। देन 60, हाँ, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ लिखा है लोकेशन ऑफ द स्टेट और अशोका के साइट्स कहाँ है उसमें दिया है। पहले डायरेक्ट सवाल आता था, अब क्या किया है उन्होंने आपको और कंफ्यूज करने के लिए, आपका नॉलेज चेक करने के लिए 4 दिए साइट्स और 4 स्टेट के नाम दिए। सबसे पहले दिए धौली, तो धौली इज इन ओडिशा, ठीक है। तो धौली इज इन ओडिशा, तो पहली पेयर तो करेक्ट है। और सवाल क्या पूछा है? हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स करेक्ट है। नया पैटर्न यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। हाउ मेनी पेयर्स कितने से ये पूछ रही है, तो फर्स्ट पेयर इज करेक्ट। देन सेकंड इज इरागुड़ी इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इरागुड़ी इन आंध्र प्रदेश, इट इज ऑल्सो करेक्ट, तो 2 पेयर तो करेक्ट हो गई। थर्ड वन इज जौगदा, इट इज ऑल्सो इन ओडिशा नॉट इन मध्य प्रदेश, तो 1 पेयर तो गलत हो गई। देन फोर्थ वन इज कालसी, इट इज इन उत्तराखंड नॉट इन कर्नाटका। दो इट इज़ अ काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। हाँ, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अगर साइट के नाम पता है तो ये आप आंसर कर सकते हो। अशोका के एडिक्ट्स कहाँ है और साइट और कौन से स्टेट में अगर पता है तो ये आंसर कर सकते हो, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव, ठीक है। तो आंसर है इसका ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो सवाल आए वो इजी है, एंशिएंट के ऊपर सवाल आए हुए हैं वो काइंड ऑफ थोड़ा है अपने बजट में, ठीक है। जो लेकिन मेडिवल के ऊपर सवाल आए हैं तो उसमें से कुछ बहुत फैक्चुअल है, आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव।
92 नंबर का क्वेश्चन है। एक तरफ किंग दिया हुआ और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज नौनका, यस ही बिलोंग्स टू चंदेल डायनेस्टी, ही बिलोंग्स टू चंदेल डायनेस्टी। देखो कौन से भी डायनेस्टी के एटलीस्ट आपको रूलर और टाइम पीरियड पता होना कि कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक ये डायनेस्टी रूल करती थी या रूल किया है, या और उसके रूलर्स कौन कौन थे, इतने तो आपको चीज़ें पता होना बेसिक, ठीक है। अंदर जाके कैसे रूल किया, फिर उन्होंने कुछ अगर रिफॉर्म्स किए अच्छे तो वो चीज़ें पता होना, अदरवाइज इतना तो पता होना ही बेसिक, ठीक है। तो सेकंड इज जय शक्ति। देखो जय शक्ति इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, वॉज ऑल्सो बिलोंग्स टू चंदेला, चंदेला डायनेस्टी से ही जल शक्ति बिलोंग करते थे। यहाँ भी एक सवाल क्या पूछा है, पेयर सी करेक्ट पूछे, ठीक है। तो फर्स्ट एक पेयर तो गलत हो गई, एक पेयर सही हो गई। देन नागाभट्टा, नागाभट्टा टू ही बिलोंग्स टू गुर्जरा प्रतिहता, ये सही है, दो पेयर्स गलत हो गई। और भोजा, ये दोनों है ना, ये भाई थे एक्चुअली, ठीक है। तो दोनों एक ही डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे, तो राष्ट्रकूटा नहीं, इसका आंसर भी है प्रतिहता, प्रतिहारा डायनेस्टी। तो इसका आंसर भी प्रतिहारा डायनेस्टी थे। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, ओके। इसका भी आंसर बी है, जैसा मधुर सर ने बोला कि किसी ने जिसने आंखें बंद करके अगर बी मारे होंगे बहुत ज़्यादा तुक्के, तो उसके बी चांसेस करेक्ट आने के बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम लिटरेचर के बारे में सवाल पूछा आपको और पूछा है कि करेक्ट क्या है। फर्स्ट, संगम पोएम्स आर डिवॉइड, डिवॉइड मतलब उसमें एब्सेंट है ना, ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। नहीं भाई, संगम लिटरेचर तो डेवलपमेंट मटेरियलिस्टिक के बारे में बात करता था, डेवलपमेंट के बारे में बात करता था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। देन सी, थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। नहीं, संगम लिटरेचर को हाथ में तलवारें वगैरह फोटो देखे होंगे ना आपने, हाथ में तलवार स्वॉर्ड्स, इनको तो प्रेज किया करते थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। देन संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस, रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस, इरेशनल नहीं, सुपर नेचुरल पावर्स पे बिलीव करते थे संगम लिटरेचर्स। एक तो मूवी भी बनी है ना उसके ऊपर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू द संगम पोएट्स, ठीक है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 94, योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये अगर पता होगा तो बेटर है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, कैरेक्टर से पता चलता है ना इंसान के कि क्या कर सकता है क्या नहीं। तो ऑप्शन देखो, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। भाई सबसे पहले औरंगजेब, उसको सिर्फ तोड़ करने में इंटरेस्ट थी, पेंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, सॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं थी। पढ़ा होगा ना आर्ट एंड कल्चर, तो हमने पढ़ा है औरंगजेब के टाइम में सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे कुछ, है ना, बाकी कुछ तो किया नहीं उन्होंने। हुमायूं वॉज बहुत लड़ाई में बिजी थे सर। उसके बाद हुमायूं टॉम, सारे 4 वे गार्डन सारे बनाए कि नहीं उन्होंने, ठीक है। तो लड़ाई में टाइम चला गया। शाहजहां सर, शाहजहां तो आपको पता है किस चीज़ में बिजी हो। तो अकबर वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू लिटरेचर। अकबर के टाइम में बहुत सारा लिटरेचर है ना वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो अकबर इज़ द राइट आंसर। तो आप कभी कभी ऑप्शंस देखा करो, ऑप्शन से भी आपको समझ में आएगा कि नहीं, अगर लॉजिक लगाना है तो लॉजिक के पीछे भी रैशनल होना है ना, रीज़न होना, तुक्का नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू। देखो मैं हमेशा बोलता था, क्लास में लिया है, और अब वो दोनों करंट अफेयर्स हमने यहाँ के, मैंने अभी सवाल देखे, इवन मधुर सर एक्सप्लेन टू मच क्वेश्चंस, सवाल करंट बेस ही आएंगे, आपको करंट स्टैटिक के साथ मिलाना पड़ेगा तभी आपके सवाल बनेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाइक देन गवर्नर, कोई स्टेट का गवर्नर अगर कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ जा रहे, क्या चीज़ कर रहे हैं, आपको पता होना। ये क्लास में लिया था हमने, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा। रामानुजा के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, उनकी टीचिंग्स पढ़ी थी। इट इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने अगर पढ़ा होता, घर पे जाके रिवाइज किया होता ना एक बार, तो सवाल जाने ही नहीं चाहिए। करंट पे था, करंट पे सवाल आए, आप बोलते हो कि करंट पे सवाल ज़्यादा नहीं है, करंट पे सवाल है, लेकिन करंट के सवाल स्टैटिक के साथ मिलाए हुए हैं, ठीक है ना। तो रामानुजा वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद, रिसेंटली गए थे हैदराबाद, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ रामानुजा, ठीक है। सो द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन, सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला बताता उन्होंने कि विष्णु के प्रति अगर आपका डिवोशन है तो आपको साल्वेशन मिलेगा। क्लास में भी सबसे पहले, और पीआईबी पे मैंने पीआईबी पे आपको दिखाया था, टीचिंग में सबसे पहला पॉइंट ही यही था, डायरेक्टली उन्होंने वहाँ से सवाल उठाया है, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट से ये बेटर है, दिस इज मोस्ट करेक्ट, ओके। सो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन 96, हाँ, देन अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड सोमनाथ टेम्पल, तो सोमनाथ टेम्पल पे सवाल आना ही आना है, मैं हमेशा बोलता था, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में स्टेटमेंट पूछे गए आपको, तो आपको सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताना है। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन, यस दिस इज करेक्ट, ये तो पता ही है हमें, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा है। देन सेकंड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल्बिरोनी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। थर्ड पढ़ो, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। यहाँ पे यूपीएससी ने आपको घुमाया है, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा इसका इंस्टॉलेशन किया था। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो करंट पे फोकस किया करो, करंट पे फोकस रहेगा तो आपके आंसर बेटर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, तो करंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। ओके, करंट पे देखो कितने सवाल आए, स्टैटिक के साथ मिला के भी करंट के सवाल आए, तो करंट छोड़ना नहीं है कभी भी, इतना याद रखना। डायरेक्टली करंट पे सवाल नहीं आएंगे। आप सोचेंगे कि इतनी स्कीम पढ़ाई है सर आपने, इतनी स्कीम पढ़ाई थी, देखो स्कीम पे तो सवाल नहीं आए। तो भाई पेपर तो टीचर कोई सेट करता नहीं है, पेपर तो अलग ही सेट करते हैं, लेकिन पढ़ना सारी चीज़ें, हम पढ़ाते सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, वही रिवाइज करना है ना। रिवीजन इज़ द की टू द सक्सेस। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी सिली मिस्टेक होने से चांसेस कम होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 97। ओके, वी हैव डन हियर। ठीक है, सो वी डन विथ history questions. Now we'll move to organizations from question number 71. Organization part started. Okay, question number 71. देखो 71 सबसे पहला सवाल, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइज द इन्फॉर्मेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना है यार, वो तो करंट बेस्ड पार्ट है और ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, करंट में भी बहुत बार आती है। अगर आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्कीम आती है उसमें अगर इंप्लीमेंटेशन जैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पता होना, उसी के ऊपर सवाल है। ठीक है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइज द इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। भाई एम्प्लॉइंग वर्कर्स के बारे में दिया हुआ है तो आपको क्या लगता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर करेगा? नहीं, यहाँ पे लेबर ब्यूरो दिखा है ना, सीधा सीधा लेबर के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में सारा डेटा, सारा कुछ अगर कुछ करना हो तो कौन करेगा? लेबर ब्यूरो करेगा ना। तो आंसर सी, इट इज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, CCO। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल पूछा गया है, देखो। ठीक है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देन सेकंड स्टेटमेंट इज इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीजिंग एक्विजिशन ऑफ कोल हियरिंग एरियाज। सही बात है, वही करेगा ना, उसका काम ही है, सेपरेट बॉडी बनाई है, सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो उसी के लिए। ठीक है, थर्ड इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, ऑब्वियसली। ठीक है, मॉनिटर करेगी। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ो अभी, इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। बस ये बाकी है,
किसके पास कॉल पहुंचा कि नहीं, फ़ोन करके पूछो, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन 4 इज़ नॉट देयर जॉब। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ए इज़ द राइट आंसर। ये उसका सही सवाल है। सो विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 73 नाउ। यहाँ पे डी है फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है नहीं है, ये डी है, दिस इज डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 73। पढ़ो सवाल। इफ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, मधुर सर ने बताया होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सारे शेड्यूल है, पिछले बार भी शेड्यूल के ऊपर सवाल पूछा गया था, इस बार भी शेड्यूल के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो सर आपने बताया ये सारी, ठीक है। तो 73 का आंसर सर ने बताया होगा, 73 का आंसर है ए, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ए इज द राइट आंसर। शेड्यूल इसके ऊपर से पता लग जाएंगे आपको, ठीक है। टेरिटरी, एमुलमेंट्स, ओथ एंड अफर्मेशन, राज्यसभा, स्टेट्स, है ना, सारी चीज़ें यहाँ से पता जा रही है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यही ट्रिक होती है। ट्रिक अगर पता हो तो शेड्यूल के बारे में कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया sorry, the India Sanitation Coalition is a platform to promote the sustainable sanitation and is funded by the government of India and the World Health Organization. Okay, so ये गलत है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ने नहीं किया है उसको, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, थोड़ा कॉमन्स भी लगा सकते हो कि वर्ल्ड बैंक के पास पैसे होते हैं। अगर कोई भी फाइनेंस का काम आता तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, यही सारी चीज़ें करती है। सेकंड वन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन अपेक्स बॉडी। यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आएगी, यही सारा कामकाज देखेंगे। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था, उन्होंने पहला स्टेटमेंट सही दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सही लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जगह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन पैसा जहाँ पे फाइनेंस आते हैं तो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये ज़्यादा पैसे देने में आगे रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर 2019 यूपीएससी प्रीलिम में भी सवाल पूछा है। पहले यूपीएससी पूछती थी कन्वेंशंस, ठीक है, ये कन्वेंशन में बताओ किस चीज़ के लेकर, मिनामाटा कन्वेंशंस किस चीज़ के लिए रिलेटेड है, नगाया प्रोटोकॉल, कैटागानो प्रोटोकॉल, है ना। तो सबको पता चल गया यूपीएससी वालों को भी कि भाई बच्चे यही पढ़ के आ रहे। तो उन्होंने एक्ट्स के अंदर जाके भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। कैसा? तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी बॉडी अथॉरिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की है, हमें यही सारी भी चीज़ें बनाओ, ठीक है। तो सेंट्रल ग्राउंड रिसोर्स अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश की है अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पिछले बार सवाल पूछा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत पूछा गया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जगह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डाला आंसर था। तो इस बार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर सवाल पूछा गया है। दैट इज वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, with reference to the United Nations Credential Committee, consider the following. 76, consider the following statement. It is a committee set up by the United Nations Security Council. सबसे पहले इसका आंसर ही गलत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किसने कमिटी सेटअप की है? कमिटी वॉज सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वर्क्स अंडर द सुपरविजन जनरल असेंबली के। तो ऑप्शन फर्स्ट
ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए बचा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च, जून एंड सितंबर, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन शुरू होता है तुरंत उसके बाद भी उनकी मीटिंग शुरू होती है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए बचा है, ए इज द राइट आंसर। दैट इज इट एसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली। अब सोचो भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जिसमें 5 मेंबर होते हैं परमानेंट मेंबर, बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर है, वो कमेटी सेटअप करेगी और रिपोर्ट जनरल असेंबली को करेंगी। ऐसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 होकर स्टेटमेंट 3 में आप कंपेयर करते हैं तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। देखो हमेशा एक बात याद रखना, कुछ नई जो टर्म्स इंट्रोड्यूस करती है ना, जैसा एनवायरनमेंट सर्वे में इकोनॉमिक सर्वे में टर्म आती है, बजट में टर्म्स आती है, तो ऐसे टर्म्स पे यूपीएससी ना हमेशा सवाल पूछते हैं। 2-4 सवाल इसमें व्हेन दिलीप सर वाज एक्सप्लेनिंग ज्योग्राफी पार्ट, तो ज्योग्राफी में भी उन्होंने 2-3 सवाल पूछे जो टर्म्स के बारे में है। टर्म्स हमेशा यूपीएससी पूछते हैं, चाहे आप मेडिवल हिस्ट्री उठा के दो तो आपको एक टर्म पूछेगी, बताओ इस टर्म का मतलब क्या है, तो यहाँ पे भी टर्म पूछिए। क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। ठीक है, सो इट इज एन इंटरनेशनल कोड, इट इज एन इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल 3 ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग टू द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज। अभी ये भी हो सकता है आपको, आप सोच सकते हो हाँ भाई इतने झगड़े चल रहे तो कंपनी अलग अलग कंट्रीज एक जगह पे आएगी और बोलेंगे देखो हमारा टेरिटरी इतना यहाँ तक है, आपका टेरिटरी ले रहे यहाँ तक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं होंगे नहीं। आपको अगर आपको पता है देन ओनली यू कैन आंसर, द आंसर इज ए, दैट इज इट इज़ एन एग्रीमेंट इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। ठीक है, आपका ऑयल हमेशा लीक होता है तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको धोखा होता है, उसको डेंजर होता है, तो सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे सेफ्टी कोड बनाया गया है, तो आंसर ए। देन नेक्स्ट वन इज 78, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है ना, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू है, तो ऐसा तो जरूर नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रशिया और यूक्रेन के बारे में सवाल पूछेंगी, है ना। तो सवाल देखो कितना अच्छा फॉर्म किया है, देखो with reference to the United Nations General Assembly, consider the following statement. The United Nations General Assembly can grant observer status to the non-member state. सही है भाई, ऑब्जर्वर स्टेट तो आओ जाओ ऑब्जर्व करो हम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। डायरेक्टली परमानेंट तो मेंबर बनाएंगे नहीं, उससे पहले ऑब्जर्वर मेंबर बनाएंगे, तो इससे पहले उनके पास पावर है। ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज नहीं है उनको ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट करने की, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन अगर 1 है तो बी ऑप्शन कटा है। ठीक है, देन नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बिल्कुल, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस सीक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी भी, तो ऑप्शन सी का गलत हुआ। ठीक है, तो परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। बिल्कुल पावर है ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन डी ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर्स। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। हाँ, टी बोर्ड कितने साल से न्यूज़ में है? आसाम से हमेशा बोडो जब अकॉर्ड हुआ है उनके आसाम से रिलेटेड हमेशा न्यूज़ में रहता है ना। ट्राइबल लोगों की टीम का टीम में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स फील्ड में, उनके साथ उनके रोज़गार बढ़ाना है, ये काम करना है। ठीक है, उनके वेजेस बढ़ाना है, उससे रिलेटेड हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो रीड द क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको पता होना चाहिए, अगर इतनी ज़्यादा पावर है तो टी बोर्ड, देखो बॉडी कितनी होती है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, हमने पढ़ा है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी है, कुछ स्टैट्यूटरी पढ़ा है बस। यस, टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कोई एक्ट से पास जो बॉडी होती है ना, किसी एक्ट से अगर बॉडी बनती है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखो स्कीम सारी पढ़ाई मैंने, लेकिन आपको एक बात बताती है, यूपीएससी हमेशा ट्रिक यूज़ करती है। यूपीएससी सारा कुछ सही दे देंगी, लेकिन
मिनिस्ट्री का नाम गलत दे देंगी। यहाँ पे भी उन्होंने मिनिस्ट्री का नाम, सबको लगा कि भाई टी बोर्ड है, चाय पका रहे, चाय ला रहे, तो चाय तो भाई फार्म इंडस्ट्री में आती है, एग्रीकल्चर में, तो डाल दो। हमें भी लगता है कि हाँ चाय इंडस्ट्री आती होंगी, ठीक है। तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। पीयूष गोयल गए थे ना, पीयूष गोयल साहब गए थे 2 महीने पहले, 430 रुपये वेजेस कर दिया था 200 से बढ़ा के, ठीक है। तो न्यूज़ में ऐसी चीज़ें आती है। सो ऑप्शन 2 अगर गलत हुआ तो यहाँ से एक ही का ऑप्शन हुआ, तो आपको पता होना 1 भी करेक्ट है, तो 1 करेक्ट है, तो ये भी गलत हुआ। तो 1 and 4 और 1 and 3 में क्या, द बोर्ड ऑफ द ऑफिस एट मॉस्को, भाई दुबई एंड मॉस्को। टी बोर्ड की बात करें इन इंडिया, और ऑफिस कहाँ दिखे, दुबई और मॉस्को में, कोलकाता में ऑफिस है, ठीक है। सो ए सॉरी द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन कोलकाता, नॉट इन बेंगलुरु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन इज डी, 1 and 4, ओके। और दुबई, इसके ऑफिस दुबई और मॉस्को में भी है, ओवरसीज ऑफिस दुबई और मॉस्को में भी है, लेकिन हेडक्वार्टर कोलकाता में, नॉट इन बेंगलुरु, ओके। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन वॉशिंग। दिस ऑल्सो न्यू टर्म केम इन टू पिक्चर, एनवायरमेंट रिलेटेड टर्म थी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए।